बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आज मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद नहीं बिकॉज ही इज़ कोविड पॉजिटिव। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं बट ही स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। विल बी जॉइनिंग अस इन फ्यू डेज और सो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। बट वो कोविड पॉजिटिव हैं और हम देख रहे हैं कि कोविड बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। वो ऑल ओवर पाकिस्तान अगर हम देखें तो केसेस बहुत नीचे चले गए हुए थे, बट अब जो शरह है ऑल ओवर द पाकिस्तान वो 7+ क्रॉस कर चुकी है, 7 पॉइंट समथिंग। और इसी तरह अगर हम देखें तो सूरत हाल इस वक्त कराची की भी बहुत ज़्यादा संगीन है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, SOPs को लाजमी तौर पर फॉलो करना है। और ये हम कुछ रोज़ पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, कोई डर और कोई खौफ इस तरह से नहीं कि कोई अब मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखता। जो लोग पहले बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते थे अब वो भी नहीं कर रहे। सो एक वो जो रिलैक्स बिहेवियर है उसको हमें थोड़ा सा तब्दील करना होगा बिकॉज चीज़ें जो है वो फिर से एक दफ़ा ख़राब होती चली जा रही हैं और हमने इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाना है, अपनी भी हिफाजत करनी है और अपने प्यारों की भी हिफाजत करनी है। सो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जो लोग बीमार हैं उनको सेहतियाबी अता करे। सो द मैसेज इज़ कि अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड एक दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। शहरे इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। लकीली आई वॉज इन इस्लामाबाद कोई लास्ट 3 दिन से, बट अनफॉर्चुनेटली हरमीत से मुलाकात नहीं हो सकी। सो अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? ठीक है, हरमीत से हम कुछ ही देर में राब्ता करते हैं, अभी हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। बट एनीवेज आज की टॉप स्टोरीज तब तक अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। सो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे डेली डोज के साथ और उसके बाद प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे और लेबर कवानीन, इनको हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर उस तरह से लेबर कवानीन का नफाज नहीं होता और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो मुंसलिक लोग हैं इस शोबे से वाबस्ता, उनको प्रॉपर सहूलियात नहीं देते। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमने किस तरह से लेबर कवानीन का नफाज करना है, कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से बेहतर करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आजकल परवेज़ खटक साहब बहुत ज़्यादा नुमाया हैं, ख़बरों में हैं। अभी कल और परसों मतलब उनके हवाले से हम डेली कोई ना कोई ख़बर सुन रहे हैं। हमने 2 रोज़ पहले की भी सिचुएशन आपको बताई थी जब उनका बहुत ज़्यादा तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। उसके बाद भी 1-2 वाक़यात हैं, वो हम आगे चलकर आपके साथ शेयर भी करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखें तो गैस की लोड शेडिंग जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बट कुछ एरियाज़, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ हद से ज़्यादा है। सो वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पेशावर में ही कुव्वत गोयाई से महरूम एक शख्स है जिसने सस्ता चूल्हा बना डाला है। सो ये चूल्हा किस तरह से सस्ती गैस प्रोवाइड करेगा, इसको भी हम आपके साथ, ये स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है, ये शेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग का जो शोबा है, स्पेशली जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ई कॉमर्स की, सो ये लास्ट 2-2.5 साल से ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यंगस्टर्स का रुझान बहुत ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि जब कोविड आया और वर्क फ्रॉम होम का हमने देखा, रुझान बहुत ज़्यादा आ गया। सो इसी में ही हमने देखा कि फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत लोग आ गए। पहले भी करते थे बट इस टाइम में बहुत ज़्यादा हो गए। सो अब ये जो हमारा साल स्टार्ट हो चुका है 2022, इसमें कौन कौन से शोबे फ्रीलांसिंग के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से शोबे हैं जिसमें अगर हमें बहुत से लोग हमें देख रहे हैं सो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑस्कर 2022 के जो फेस्टिवल है, मेला है, अवार्ड्स हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और तकरीबन 3 साल के बाद होस्ट की वापसी है। इससे पहले होस्ट कोई नहीं था, कोविड था। सो जो तमाम चीज़ें थी वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज की जाती थी, ऑस्कर होते रहे बट होस्ट कोई नहीं था। सो इस दफ़ा जो तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, होस्ट के साथ इस फेस्टिवल का, इस इवेंट का इनेकाद किया जाएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक अहम तरीन बात कि आज से पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। कितने रोज़ा ये मुहिम होगी, किस किस शहर में होगी, किस किस इलाके में होगी, इसको भी हम देखेंगे। और सिंध के सहराए थर में
जीप रैली पूरे रंगों के साथ इख्तिताम पजीर, फातेह कौन कौन रहा और चीफ गेस्ट कौन थे, इसके साथ साथ और बहुत सी चीजें हैं। ये अपार्ट फ्रॉम दिस तवील इंतजार के बाद एक पाकिस्तानी एक्शन कॉमेडी फिल्म इशरत मेड इन चाइना ये भी रिलीज के लिए तैयार है। तो तमाम चीजें हैं जो हमने आज के शो में आपके साथ डिस्कस करनी है। फिलहाल हरमीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप थोड़ा सा कोई टेक्निकल वजूहात की बिना पे मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अगर हम देखें रूस साहब के बारे में जब पता चला तो बहुत थोड़ा सा अफसोस भी हुआ है, थोड़ा मुझे ज़्यादा हुआ है और अल्लाह ताला उनको सेहत बख्शे। कोरोना के जो वार है बड़ी तेज़ी से जारी हैं, तो हम हमेशा गुजारिश करते रहते हैं कि भाई अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए और बचिए इस अमराज से, क्योंकि अभी ये वबा रुकी नहीं है, थमी नहीं है, बल्कि रवा दवा है। बिल्कुल ठीक आपने मैसेज दिया। इससे पहले मैं लोगों के साथ थोड़ी सी शेयरिंग कर रही थी कि मैं इस्लामाबाद में थी लकीली, बट अनलकीली मैं हरमीत से मुलाकात नहीं कर पाई। हालांकि मैं ऑफिस भी गई हूँ बट मुलाकात नहीं हो सकी, सो मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस है, बट कोई बात नहीं, आज ऐसे मुलाकात हो गई जैसे रोज होती है। हाँ है ना, बस ये देखें कि मैं खुद आपकी कॉल्स भी आई बहुत सारी, लेकिन रिकॉर्डिंग के कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि जिसके मैं बाहर चला गया रिकॉर्डिंग के लिए, बट इंशाल्लाह जल्द हम लाहौर का चक्कर लगाएंगे तो उधर ही मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं आज हरमीत अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रही थी और वो ये कि मैं देख रही हूँ आज भी हमारी कोइंसिडेंटली मैचिंग है। इट्स ग्रे एंड इट्स ग्रे एज वेल। आपका भी मैं देख रही हूँ ग्रे है। सो मैं यहाँ लोगों को बताना चाह रही हूँ, थोड़े दिन पहले मुझसे कोई कह रहा था कि यार आप लोग प्री प्लान करते हैं कि एक दिन मैंने रेड कोट पहना सो आपकी दस्तार रेड थी, तो मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल इत्तफाकन हो जाता है, हम तो पूछते भी नहीं, डिस्कस भी नहीं करते। तो वो आज फिर मैं देख रही थी इत्तफाकन मैचिंग हो गई है। सो मैंने कहा जो लोग पूछते हैं कि हम मैचिंग करते हैं, नहीं, ये हमारी कोई केमिस्ट्री या पता नहीं क्या चीज एक दूसरे से मिल जाती है, सो वो हमारे मैचिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। बट एनीवेज हरमीत, टॉप स्टोरीज तो हम शेयर कर चुके हैं, डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे और इब्तिदा में ही कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर इस हवाले से नहीं कि हमारे बहुत सीनियर एक्टर रशीद नाज साहब हमसे बिछड़ चुके हैं। बहुत सी नामवर मूवीज में प्लेस में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। हुआ है। हाँ बिल्कुल, और बड़े दबंग किस्म के, बड़े खूबसूरत हैंडसम एक्टर थे हमारे। बहू है जी 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 हाँ। जी, आपको याद होगा उनकी, मुझे जो हम तो बचपन में उनको देखते चले आ रहे हैं और वैसे अगर हम देखें तो 9 सितंबर 1948 में उनकी पैदाइश पेशावर में हुई थी और बहुत सारे ड्रामे यानी हिंदको, पश्तो, कई सारी फिल्में। और आपको याद होगी कि इनका जो मेरे ख्याल में इनकी पहला ड्रामा एक था गांव, मेरे ख्याल में इनका पहला ड्रामा था। उसके बाद इन्होंने 2015 में अक्षय कुमार की एक फिल्म भी की थी बेबी, और डकैत एक था, इनकी एक मशहूर फिल्म थी डकैत। इसके साथ साथ खुदा के लिए, बहुत कमाल की एक्टिंग खुदा के लिए मैंने इनकी देखी थी, तो इनकी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी, बड़ी मैच्योर एक्टिंग थी और ये पूरी दुनिया में मकबूल थे। और पश्तो के साथ साथ मुख्तलिफ जुबानों में इनके जो ड्रामे थे वो काफ़ी, क्योंकि उस वक्त आपको याद था कि होगा कि भाई पीटीवी था सिर्फ, तो पीटीवी में जो ड्रामे आते थे तो उनमें सबसे बड़ा किरदार जो है इनका, अक्सर हम विलन के रूप में इनको देखते थे, रशीद नाज साहब को, और बड़ी जान डालते थे वो तमाम तर अपने कैरेक्टर में। और हम देख के भी, स्क्रीन पर देख के भी हमें थोड़ी बहुत घबराहट हो जाती थी कि अच्छा ये विलन तो है बड़ा खतरनाक किस्म का। बिल्कुल। तो बड़ा कमाल के उन्होंने काम किया और अल्लाह ताला इनको माफरत फरमाया। आज बहुत ही अफसोस हुआ, 73 साल की उम्र इन्होंने पाई और आज ये बात कर गए, तो बहुत ही अफसोस है। अच्छा, जहां तक मैं इनको देखती रही हूँ और मुझे ये लगता था, और अभी भी ऑब्वियसली मैं अक्सर ये बात डिस्कस करती हूँ कि हमारे कुछ चेहरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम लोग हैं। इवन जो हमारी लड़कियां भी हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। सो ही वॉज द वन जो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। मुझे शान बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। मुझे लगता है कि हमारे हमसाया मुल्क में कोई भी शायद इतना खूबसूरत एक्टर ना हो। सो इनकी भी जो पर्सनैलिटी थी ना वो बहुत खूबसूरत, हैंडसम एंड दबंग, और जो फिर अदाकारी करते थे और फिर जो डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत कमाल थी। सो खुदा के लिए तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी आप कह लें, बहुत मशहूर हुई, उसको बहुत फेम भी मिला, सराहा भी बहुत गया, इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई स्टिल रिमेंबर एक गाना आया था, बहुत पुराना है, सुप्रीम इश्क के नाम से। उसमें जो इनका किरदार था ना वो मुगल बादशाहों वाला था। वो आज भी मैं गाना बहुत शौक से सुनती हूँ।
वो बहुत मजे का था। और उसमें जो इनका वो पर्शियन डायलॉग डिलीवरी थी और जो इनका किरदार जो उसमें एक्टिंग थी, मुझे आज भी याद है, वो अक्सर पीटीवी पे चलता था और अपना इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो शुएब मंसूर साहब की निभाया था। हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो मैं आज भी याद करती। बड़ी एनीवेज बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर सुबह सुबह हमें मिली है और अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, इनकी अगली मंजिलें आसान करे और ऑब्वियसली इनके घर वालों को भी सब्र अता फरमाए। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं, डेली डू। और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी है हरमीत, हम हमेशा ये देखते हैं और सुनते हैं और ऑब्वियसली हम फील भी करते हैं कि बीइंग द ह्यूमन बीइंग्स हम बहुत ख़ास हैं, हमारी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हम बहुत ज़्यादा जल्दी शायद हम में से बहुत लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म भी करते हैं। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे जो इर्द गिर्द दूसरी मखलूकें भी हैं वो भी अच्छी हैं, उनमें भी कुछ स्किल्स हैं, उनमें भी कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम उनको ट्रेन कर दें तो वो भी बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं। सो मैं जो स्टोरी अगली शेयर करने वाली हूँ वो एक गोल्ड फिश से रिलेटेड है, नॉट एक बट गोल्ड फिश की जो क्या कहेंगे उनसे रिलेटेड है। और गोल्ड फिश को अब एक तरबियत दी गई है कि वो गाड़ी को चला सकती हैं। उनको ट्रेनिंग दी गई और ये बड़े मजे की मैं देख भी रही थी, कुछ उसके विजुअल्स भी मैं देख रही थी। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग इन अ वे कि एक गाड़ी जिसमें एक गोल्ड फिश, एक कैमरा, एक कुछ कंप्यूटर, कुछ सेंसर्स और गोल्ड फिश को कोई करीब लेसन्स दिए गए और उसके बाद ये देखने में आया कि जो एक गोल्ड फिश थी उसने दूसरी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उसने ज्यादा अच्छी गाड़ी ड्राइव की। ये कुछ विजुअल्स भी हैं, लुक कितने मजेदार लग रहे हैं कि गोल्ड फिश एक गाड़ी चला रही है। सी देखो मैं वही कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें बदल रही, बड़ी तेजी से बदली और फिर ऐसा वक्त आएगा कि मेंढक जो है वो बाइक चलाएगा। yes. और हम देखेंगे भैया कि कमाल है। तो अब ये देखें कि गाड़ी को किस तरह वो ड्राइव कर रहे हैं, बड़े मजे से कर रहे हैं और बड़े दोनों में एक वो जो है मुकाबला चल रहा है कि भैया मैंने ज्यादा जोर लगाना है, दूसरे ने ज्यादा जोर लगाना है। बट ये देखें ना चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। इसी के साथ साथ अगर हम जिस तरह मुख्तलिफ चीजें आ रही है तो साथ साथ में अभी हयात जो है उस पर भी उसी तरह तेजी से काम चल रहा है। और हमारे साइंटिस्ट जो है, दुनिया भर के साइंटिस्ट जो है, वो कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी स्टोरी सामने जब ले आते हैं तो यकीनन हैरानी जरूर होती है लेकिन मजा जरूर आता है। यस और अभी भी मैं ये विजुअल्स देख रही हूँ, एक्चुअली मैंने पहले भी देखे थे, बड़े क्यूट लग रहे हैं, मजे के तो हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं बट क्यूट भी बहुत लग रहे हैं। छोटी सी मछली है और वो इस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रही है। सो ये स्टोरी तो हमने शेयर कर ली। इसके साथ साथ हम जरा अगली स्टोरी की तरफ भी आ जाए और उसको हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि जहाँ पर हम इंसान खुद को बहुत ज़्यादा ज़हीन समझते हैं। ऑब्वियसली हम मखलूक़ात तो हैं लेकिन इसके अलावा जो आबी मखलूक है किस तरह से इसको ट्रेन किया गया और अब ये लाइक गाड़ी चला रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत से काम जो कुछ अर्सा पहले तक सोचा जाता था, समझा जाता था कि ये जो काम है, स्पेसिफिक काम है, ये इंसान ही कर सकते हैं। सो कंप्यूटर ने उसकी जगह लिया, वो आहिस्ता आहिस्ता रोबोट्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो अभी ये जो विजुअल्स भी हम अपने नाज़रीन के साथ ये रोबोट के शेयर कर रहे हैं, बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि ये रोबोट नहीं, ये एक इंसान है जो टेढ़ा मेरा मुंह करके नकलें उतार रहा है। सो बेसिकली इट्स अ रोबोट और ये एक ऐसा रोबोट है जो इंसान की हूबहू नकल उतार सकता है। सो इसके बारे में यही कि अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए तो उस पर गुस्सा करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो रोबोट होगा। देखिए कितना मजे का लग रहा है। अच्छा वैसे इस रोबोट को अगर आप बड़े गौर से देखें ना रोमा, तो वो जो गांव की मोहल्ले की माँ से होती है ना, जो मुंह बनाती है कोई ना कोई बात पे, तो ये रिपोर्ट ज्यादा अगर आप देखें तो इसमें वही हरकतें ज्यादा है। बट बड़े मजे का है कि भाई कोई ऐसा ना हो कि भाई ये मुंह बनाया और दूसरा बंदा जो रियल इंसान है और जाके फाइटिंग शुरू करे कि भैया ये मुंह क्यों बनाया आपने। तो शायद लेने के देने भी पड़ जाए क्योंकि रिपोर्ट है और हमने रिपोर्ट के हवाले से कई मूवीज ऐसी देखी है, तो तब जाके थोड़ी सी घबराहट भी होती है ना, भैया ऐसा ना हो कि जकड़ के बहुत कुछ हो जाए। तो बड़े मजे का है। वैसे अगर आप देखें इनके जो इशारे हैं और चेहरे की जो वो तासुरात हैं डिफरेंट किस्म के, मौसियों वाले, और मुझे ये बड़े मजे के लग रहे थे द वे ही इज पुलिंग अप हिज वन आईब्रो ऐसे करके और इस तरह, तो वो इंसान ही ऐसा कर सकता है। बट देखें कितना काम हो रहा है रोबोट्स पर भी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और लेकिन मेरा ये दिल नहीं करता कि ये रोबोट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की भी जगह ले लें यार, फिर हम कहाँ से रोजी रोटी कमाएंगे।
तो बस इनका एक महदूद रोल ही होना चाहिए ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा। सो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज मतलब डर है कि रोमा की जगह कहीं रोमा एक और रिपोर्ट बैठी और वो फिर डेली स्टोरी जो है वो शेयर करे, तो हाँ, तो इससे बेहतर है कि बस इनका काम महदूद ही रहना चाहिए। और मेरी जगह किसी रिपोर्ट ने पग बांध दी हो और वो आगे जाके मेरी कुर्सी पे कब्जा जमा ले, तो फिर हम क्या करें? तो ऐसा नहीं, हम नहीं होने देंगे। बट एनीवेज ये तो खैर मजाक की बात थी, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट स्टोरी हरमीत, हमने थोड़े दिन पहले भी स्टोरी की थी कि दुबई में एक गाड़ी ऐसी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि उड़ सकती है। सो अब इसका कामयाब तजर्बा किया जा चुका है और बेसिकली ये जो गाड़ी है जिसको सुपर गाड़ी भी कहा जा रहा है, ये यूके की कंपनी है जिन्होंने बनाई है, बट इसका जो है इसकी उड़ान का जो तजर्बा है वो दुबई में किया गया, दुबई के एक सहरा में किया गया। सो ये कामयाब तजर्बा था और ये नॉर्मली ये कहा जा रहा था कि ये जो गाड़ी है ये 3000 फीट बुलंदी पर 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज करने की इसमें सलाहियत है। बट आजमाइशी तौर पर गाड़ी ने 13 फीट बुलंदी पर 40 किलोमीटर फी घंटा परवाज किया। देखें हरमीत, कमाल है। फिर वही कहेंगे कि नई चीजें जब आती हैं, दरियाफ्त होती हैं और लोग जो है उसी में बैठ के उसका मजा लेते हैं तो उसका कुछ होता है। और हम देखें तो एक नई चीज जब आती है तो हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि भैया इसका सफर हम भी कर लें। तो बड़े मजे की ये दरियाफ्त है और नई नई सारी चीजें जब आती हैं तो साथ साथ आपको पता है कि इंसानों की जिंदगी भी आसान होती है। और ये जो ख्वाहिशें थी, ये जो ख्वाब थे कभी सदियों पहले लोगों के जिन्होंने किताबें लिखी, पेशगोइयां की, और आज वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सब सच साबित हो रही है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह अमेरिकन जितने भी साइंटिस्ट हैं, तो अब जो हॉलीवुड में जो इंस्ट्रूमेंट जो सारी चीजें इस्तेमाल होती है, तो अब उनको बरकरार लाने के लिए भी काम हो रहा है, उसके पर भी काम जारी है कि इन चीजों को हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करें जो हमने फिल्मों में दिखाई है। तो ये बहुत सारी चीजें, और ये वो दिन दूर नहीं जब से वो तमाम तर चीजें जो हम फिल्मों में या हमने किताबों में पढ़ा है, तो वो जब रियल लाइफ में हमारी इन होंगी तो यकीनन हैरानी तो होती है, लेकिन मजा भी आता है कि भैया इसका सफर जो है होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात हो गई। ऐसा हमने जो पहले ये स्टोरी डिस्कस की थी तो वी वर लाइक के ऐसे काम जो है वो शौकीन किस्म के लोग ही कर सकते हैं। बट एनीवेज ये अब कामयाब तजर्बा, आजमाइशी परवाज ये हमने आपके साथ शेयर कर लिया। अभी हमें शो में आगे बढ़ना है और ख़वातीन से रिलेटेड हमने कुछ बातें आपसे शेयर करनी है जो हम पहले भी कर चुके हैं। और बिकॉज ख़वातीन जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, सो हम उनको कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। मकसद ये होता है कि उनको पता लगे कि मार्केट में क्या नित नई चीज़ अवेलेबल है जिससे वो इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जिससे वो अपने टाइम की जो बचत है वो भी कर सकती हैं। सो हम जिस तरह से कहते हैं बाय बाय सैलून एंड हेलो इन फ्रेंच। जनाब, इन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूविंग क्रीम है जो कि आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करवाएगी। बिकॉज हम देखते हैं ख़वातीन, ऑब्वियसली हम पहले भी एवरीबडी नोज, इनफैक्ट हर औरत को ये पता है कि वो अपने ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो अपने जो बॉडी के ऊपर गैर ज़रूरी बाल हैं उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। सो इसके लिए क्विक फार्मूला होना चाहिए जो फटाफट से आपका काम भी कर दे, आपकी जो स्किन है उसको भी सिल्की स्मूथ बना दे, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाए। बिकॉज आजकल मैं देखती हूँ कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, काम कर रही हैं, प्रोफेशनली बहुत काम कर रही हैं, और जो बाहर काम नहीं करती हैं ऑब्वियसली उन पर हाउस होल्ड जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। सो ऐसे में अपना ख्याल रखना, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसमें हमने करना क्या है, मोस्टली गैर ज़रूरी बाल किसी को भी नहीं पसंद होते, किसी भी औरत को। उसके लिए हमें सैलून्स जाना पड़ता है, वहाँ से पेनफुल किस्म के प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और आपको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आपको एक सैलून जाना पड़ता है, वहाँ से कोई प्रोसीजर लेना पड़ता है, एंड नॉर्मली वो होता भी पेनफुल है। वैक्सिंग वगैरह आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा करवाते रहें तो डल कर देती है, ढीला छोड़ देती है, और ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं फिर आपको टाइम निकाल कर जाना पड़ता है, टाइम मैनेज नहीं अक्सर लोगों से होता। सो इसके लिए हम आपके लिए जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, इन फ्रेंच इज़ दी बेस्ट हेयर रिमूविंग क्रीम इन अ वे कि इसमें फ्लोरल फ्रेग्रेंस, उसमें कहते हैं गुलाबों की खुशबू बहुत ज़्यादा शामिल है, जो नॉर्मली हम अगर देखें
तो जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स थी उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी होती थी, इरिटेटिंग सी होती थी। तो इसमें गुलाबों की खुशबू बेसिकली शामिल है जो आपको एक महकती खुशबू देगी। सो जो भी आप कर रहे होंगे आप उससे इरिटेट नहीं होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लेस देन 5 मिनट में आप अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें नेचुरली कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, इसमें मॉइस्चराइज़र है, इसमें बेबी ऑयल है। सो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो 2 चीज़ें इसमें शामिल हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सिल्की, बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएंगी। इसके साथ साथ इन फ्रेंच ऑब्वियसली इसमें ये अवेलेबल है साशे में भी, क्रीम में भी और लोशन में भी। सो आपको जो चीज़ ईज प्रोवाइड करे आप उसके लिए उसका इंतखाब कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन फ्रेंच आपके लिए बेशुमार कीमती इनामात जीतने का मौका भी ला रहा है। हमने पहले भी एक कुरंदाजी की थी, अब हम दोबारा भी एक कुरंदाजी करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, 20 सेकेंड्स की एक वीडियो बनानी है इन फ्रेंच के साथ, और उसके बाद जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 030693197949 030693197949, इस पर आपने हमें ये 20 सेकेंड्स की वीडियो विद इन फ्रेंच शेयर करनी है और आप फिर लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और बेशुमार कीमती इनामात जीतने का मौका भी पा सकते हैं। सो एक तीर से 2 शिकार, एक चीज से 2 मजे, इनामात भी और फिर आपको एक प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त मिल रहा है। सो ये तो हमने ख़वातीन की ब्यूटी को लेकर थोड़ा सा अपडेट भी आपको कर दिया, गाइड भी कर दिया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखने हैं। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान में बहुत से प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं और इनके पास लाइसेंस भी मौजूद हैं और जब भी किसी टास्क पर या कोई भी काम होता है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती करवाए जाते हैं। अच्छा, अब हम देखें तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए जो मरात हैं, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि लेबर कवानीन तो मौजूद हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी इदारों में, जो बैंक्स और हम मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। और अगर हम इनके लिए बेसिक तनख्वाह का जिक्र करें, सो अगर हम सिविल सिक्योरिटी गार्ड की एक माहाना तनख्वाह देखें सो वो तकरीबन 15,000 बनती है। और अगर हम रिटायर्ड फौजी सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह को देखें तो वो राउंड अबाउट 18 से 20,000 बनती है। इसके बाद जो अगर अफवाज पाकिस्तान से कोई हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करते हैं, उनकी 23 से 25,000 बनती है। सो जो लेबर कवानीन है वो कहाँ पर है, बिकॉज इनको मरात नहीं पूरी मिलती, इनके ड्यूटी आवर्स अगर 8 घंटे से तवील हो जाते हैं, सो इनको जो एक्स्ट्रा पेमेंट है अपने काम की वो नहीं अदा की जाती। इसके साथ साथ कोई रेस्ट नहीं बीच में होता। अगर हादसाती तौर पर, ऑब्वियसली दौरान ड्यूटी एक हाई रिस्क जॉब है, कोई हादसा पेश आ जाता है, देयर इज नो मेडिकल, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है उसके लिए भी कोई प्रॉपर मरात नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सो इंटरनेशनली लेबर कवानीन मौजूद हैं बट उनका नफाज हम नहीं देखते पाकिस्तान में। सो हमें इसके लिए करना क्या है, हमने इनके लिए आवाज़ किस तरीके से उठानी है जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इदारों में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी, ऑब्वियसली इनको आप बेहतर तरीके से और जामे तरीके से हाईलाइट तो कर देंगे, बट ये बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर कवानीन इंटरनेशनली मौजूद हैं, हम पाकिस्तान के सरकारी इदारे हो जाएं, नीम सरकारी इदारे हो जाएं, कोई भी इदारा हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है सर? ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप तो इंटरनेशनल लेबर कवानीन की बात कर रहे हैं, आपके जो अपने मुल्क के अंदर के जो कवानीन है इवन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का या प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज का अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा डिटेल्स के अंदर आप जाके देखिए। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हम क्यों एम्प्लॉय करते हैं? वाई? बिकॉज फॉर आवर पर्सनल सिक्योरिटी, ताकि हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने वर्क प्लेस की, अपनी एसेट्स की, अपनी प्रॉपर्टी की, कोई फैक्ट्री है हम उसको सिक्योर कर सकें। इन अ वे अगर देखा जाए, सपोज इफ आई एम अ टैक्स पेयर पर्सन इन पाकिस्तान, तो मुझे ये सिक्योरिटी तो स्टेट ने प्रोवाइड करनी है।
स्टेट ने कहा जी नहीं, हमारे पास तो ये वसाइल नहीं हैं। एंड आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं बताऊंगा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आप चारों सूबों की बात करते हैं, जीबी की बात करें, एजेके की बात करें, आईसीटी की बात करें, तो मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 4,75,000 प्लस माइनस आप इसको कर लीजिए फ्यू थाउजेंड, ये पुलिस फोर्स है आपकी। बिल्कुल। अगर आपका साल का बजट 8,400 जो इस अरब है इस साल का, तो उसमें से आप 400 to 500 बिलियन जो है वो सिर्फ आप पुलिस फोर्स पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज। आप ये देखें ना कि मैं कभी सोचता हूं कि इंग्लैंड के अंदर 152 लोगों पे एक पुलिस वाला मुकर्रर है। इवन आप पड़ोस में चले जाएं, न्यू दिल्ली के अंदर इट इज 291 लोगों के ऊपर एक है। और अगर न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो देयर आर 237 पीपल जिनके ऊपर एक पुलिस वाला है। आप पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, लाहौर में सिचुएशन फिर कदरे बेहतर नजर आती। इवन इस्लामाबाद में, लाहौर में इट इज 337। आप कराची चले जाएं, विच इज आर कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जो कराची पुलिस की स्ट्रेंथ है उसको जब कराची की पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं तो इन अ वे वो एक कांस्टेबल 700 लोगों पे आता है। उनमें से इन्वेस्टिगेशन और जो वीवीआईपी सिक्योरिटी की मूवमेंट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उनको जब आप माइनस करते हैं तो ये रेशियो 1 कांस्टेबल ऑन कोई 11,500-1200 लोगों पे आता है। तो पहला तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमें अपनी ये जो सिक्योरिटी की इस्तेदाद है जो स्टेट की है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बट इसी के साथ एक और चीज भी मैं आपसे कहूंगा, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्सेप्ट है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि नहीं 9/11 से शुरू हुआ या मे बी 90 से शुरू हुआ, ये तो सदियों से चलता चला आ रहा है। अच्छा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन हरमीत, मैं आपसे बताऊंगा कि ये तो फारोस यानी इजिप्ट का जो आज सदियों पहले की बात है, ये उन्होंने अपनी फैमिली के लिए और फिर जो डील करते थे कानून के साथ उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे। इट वाज फॉलोड, ग्रीक्स ने इनको फॉलो किया, दे यूज्ड टू हैव द प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। इसके बाद रोमन्स ने उनको फॉलो किया और 17वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी के अंदर और फिर 19वीं सदी के अंदर सर्टनली ये इंप्रूव होते चले गए। और आज तो आप ये देख लें ना कि अब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। वी कांट इमेजिन कि नहीं जी मेरे घर के ऊपर अगर कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आई फील इनसिक्योर। और मैं एक और भी आपसे अर्ज करूंगा, आप सिर्फ इतना देखें कि इंडिया के अंदर, मैं आप फिर एग्जांपल कोट करूंगा, 14 लाख उनकी पुलिस है। अच्छा। और 14 लाख पुलिस के साथ पूरे इंडिया के अंदर 70 लाख प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आप चाइना के अंदर चले जाएं, उनकी 27 लाख की पुलिस है और 50 लाख उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं। जैसा कि आपसे मैंने पाकिस्तान के बारे में अर्ज किया, अगर पाकिस्तान के अंदर आपकी कुछ 4.5 लाख कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या पुलिस आती है, तो अगेंस्ट दैट आपकी जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी पुलिस से ज्यादा है, मे बी 3 लाख, मे बी 4 लाख। तो आप इमेजिन करें ये जो 7-8 लाख के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स या इनके जो कंपनीज हैंडल करती हैं, ये कितना बड़ा इन अ वे स्टेट को आप कहें जी कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी को ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट थेफ्ट, अगेंस्ट चीटिंग, अगेंस्ट बर्गलरी, अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म, यू नेम एनीथिंग एंड यू फाइंड दीज गार्ड्स। अब इसके साथ मैं आता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ कि जी हाँ, अब ये क्यों सब कुछ नहीं हो रहा। इंटरनेशनल लेबर लॉज की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान उसका मेंबर है, पाकिस्तान ने उसके सिग्नेटरीज के अंदर आता है। बट प्रैक्टिकली आई से कि जैसे ओवरऑल आप देखते हैं चेक एंड बैलेंस नॉर्मली वी फील के मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर। लाइकवाइज वी फाइंड द सेम स्टेट हरमीत यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कि हम ये इतनी बड़ी जो आप कहते हैं सिक्योरिटी की फोर्स है उसको हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना सके। अगर आप इस 8 लाख की जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं
अगर इनको आप पुलिस स्टेशन के साथ मैशअप करते हैं, डवटेल उनको करते हैं, तो आप सोचें कि कितना बेहतर एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म जब उसको आप इंश्योर कर सकते हैं। एक तो ये इसकी जरूरी चीज है। अच्छा, उसी के साथ मैं इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊंगा। लाइक ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमारे व्यूअर्स जब देखते हैं, सुनते हैं, जी, और जब हम अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की, अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करते हैं इन रिलेशन टू दी अदर सिक्योरिटी कंपनीज इन द वर्ल्ड या सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। आप हैरान होंगे कि आपके यहाँ जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो कि अपने आप को रजिस्टर करती हैं, एप्सा जो इनके आती है, ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन है, उसके साथ जिन कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है उनकी तादाद वहां पर एक लिहाज से गिनी जाती है। वो हर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हर महीने का 33% टैक्स दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन? यानी ऑन द अदर हैंड डायकॉटमी आप ये देख लें, 4.25 लाख की पुलिस फोर्स है, आप उनको कुछ 450 अरब प्लस माइनस का आप टैक्स पेयर्स के पैसे दे रहे हैं। ये बेतहाशा लाखों की तादाद के अंदर ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लोग इनको एम्प्लॉय करते हैं, और आप बजाय अपने लोगों को तहफ्फुज दें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनको आपने टैक्स लगा दिया। आप इतना तसव्वुर कीजिए, आपने जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, उनके ऊपर 16% जीएसटी पर मैन पर मंथ का टैक्स जाता है। ठीक है। 3% विद होल्डिंग टैक्स ये लोग अदा करते हैं। देखें ना, हम जब बात करते हैं ना इंटरनेशनल लेबर लॉज की, इन सारी चीजों की, तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के अंदर वो तमाम इदारे जो कि इन सारी चीजों के साथ डील कर रहे हैं, टैक्सेशन के साथ डील कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स के साथ, जीएसटी के साथ, ईओबीआई के साथ, तो मैं ये समझता हूं कि उनको इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि इतनी बड़ी ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की फोर्स है, हम इसको क्यों इस तरह के टैक्सेशन के बोझ के नीचे लेकर आ रहे हैं कि हम लोगों को, जिसको कहते हैं आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं आपको इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड द रीजन इज, लोग जब टैक्स एवेड करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते। आप इस्लामाबाद पिंडी के अंदर देख लें, आप मुल्क के दूसरे शहरों में चले जाएं, यू फाइंड सो मैनी कंपनीज कि जिनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेकिन क्या है कि नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं है। और आप यहां पर वो बात आती है कि हाँ, अब उनको तनख्वाह 18,000, 20,000, 22,000 डिपेंडिंग अपॉन कि जी हाँ वो किस जगह पे एम्प्लॉय हैं, वो उनको उस तरीके से मिलती है। अच्छा सर, एक और चीज, इस तरह से आपने कहा कि ये रजिस्टर नहीं है, सो हमें फिर पहले रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर करना होगा। ये अमल अब किसने बेहतर करना है? क्या ये एजेंसीज ने खुद करना है, हुकूमत की सुपरविजन में होना है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग कि ये इनको रजिस्टर किया जाए? जी देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि अगर कोई फर्द या इदारा वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी खोलना चाहता है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको दिया हुआ है। सूबों का अपना है, फेडरल गवर्नमेंट का एक लिहाज से अपना है। वो SECP के अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसके फिर वो सेट्स तैयार करते हैं, वो फिर SECP जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेजती है। बिल्कुल ये पूरा प्रोसीजर मौजूद है। द प्रॉब्लम विद ऑल दिस प्रोसीजर इज कि इस सारी चीजों के अंदर इतना डिले आ जाता है। मैं कहा ना कि आप लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। आपके मुल्क के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, अच्छा जी ठीक है, एक शख्स है जिसने इवन लाइसेंस ले लिया, इसके बाद उसका जो रिन्यूअल होगा, उसके बाद जो असला होगा, असला के ऊपर भी फीस बेसिकली लगी, रिन्यूअल के ऊपर भी फीस लगी, और रिन्यूअल का भी केस जाता है तो उसके अंदर महीनों एक लिहाज से लग जाते हैं। सो व्हाट आई से कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हुकूमत को बड़ा सीरियसली तवज्जो देने की जरूरत है। वाई इट इज सो? बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप ये कहते हैं, आप एक और भी मैं आपके नोटिस में चीज लाऊंगा, इस वक्त अगर पूरी दुनिया का जायजा लें तो 2 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसकी जो आप इंडस्ट्री का दर्जा इसको दिया गया है, तो बेसिकली 250 बिलियन प्लस माइनस की ओवरऑल इसमें आप कह सकते हैं जी कि पैसों का रेल पेल या तिजारत एक लिहाज से आप इसको देखते हैं कि लोगों को एम्प्लॉय करते हैं आप। यानी अगर 2 करोड़ 20 लाख प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी फाइन सर्विस तो दी है। अगर पाकिस्तान के अंदर 7 लाख प्लस के करीब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो कोई इदारा तो है, कुछ लोग तो हैं जो हुकूमत को इन अ वे फैसिलिटेट कर रहे हैं
कि वो जो ग्राफ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चला गया है उसको एक लिहाज से आपने कम कर दिया है। अच्छा कर्नल साहब, जो बात आपने की कि कुछ ऐसे सिक्योरिटी इदारे हैं जो रजिस्टर है, कुछ नहीं रजिस्टर हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि आपने देखा होगा कि जो सिविलियन है वो बेचारे तो जो रिटायर हैं, फौजी हैं, तो उनको तनख्वाह उनकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। वैसे भी बेचारे बहुत ज्यादा मुश्किल ड्यूटी है, हम देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मरात और दीगर चीजें हैं जो हम बाहर दुनिया में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान करें तो वो ना होने के बराबर है। 15,000 रुपया, उसके बाद छुट्टी ना मिलना बेचारों को जो है। अगर आप देखें सेहत के हवाले से कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो ऐसे में क्या फर्क आपको नजर आता है जो रजिस्टर है और जो नॉन रजिस्टर? क्या जो रजिस्टर है वो क्या सहूलियात देती है और जो नॉन है वो नहीं देती? अच्छा, अब इसमें जो मेजर डिफरेंस है ना, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं एप्सा के साथ, उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने लोगों को महीने में 4 छुट्टियां देते हैं, उनको इवन कैजुअल लीव देते हैं, उनको मेडिकल लीव भी देते हैं। नो आई कैन सिंपली से कि ये वो कंपनीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉइज को या सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत बेहतर तनख्वाहें देते हैं। मैं यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि एक जो SSG का हमारा एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, जब वो फौज से रिटायर होता है इसके बाद किसी सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन करता है, he gets almost maybe 90,000 रुपीज पर मंथ। लाइकवाइज जिस तरीके से इनिशियली आपने बताया था जी कि आप तनख्वाह जो है वो 20,000 भी है, 22,000 भी है, 30,000, बट जनरली आई वुड से कि ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं ये दे लुक आफ्टर, और इंटरनेशनल लेबर लॉज जो हैं उनके एम्बियट के अंदर रहते हुए ये काम करने की कोशिश करते हैं। बट फाइन, ये तो है ना कि ये इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो बात हो जाती है। हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। नो, दे आर द वन, आई डोंट से कि कल्प्रेट हैं, आफ्टर ऑल उन्होंने भी काम तो चलाना है। अगर आप एक गार्ड के ऊपर हर महीने का 33% हुकूमत के खजाने में जमा करा रहे हैं, तो दैट मीन हु इज गोइंग टू एक्चुअली ऑप्ट फॉर दैट काइंड ऑफ अ कॉस्टली बिजनेस? तो वो क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड चीजों की तरफ जाते हैं। अच्छा, जब अनरजिस्टर्ड चीजों की तरफ जाएंगे तो फिर होता क्या है कि जो गार्ड वो एम्प्लॉय करते हैं वो उनकी क्वालिटी वो नहीं होती, उनका यूनिफॉर्म उस तरह का नहीं होता, 12 घंटे की उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। यानी आप इमेजिन करें, यहाँ पे ये बात आती है कि पाकिस्तान का जो लॉज है लेबर के, उसके अंदर वो 48 घंटे की एक हफ्ते में उनको ड्यूटी करनी चाहिए। और ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज एट टाइम्स यू फाइंड आउट कि ये 84 आवर्स यानी 12 घंटे 7 डेज अ वीक दे वर्क, और मे बी महीने में उनको 3 या 4 दिन ये ऑफ देते हैं, बाकी सारा दिन वो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। फाइन, इट इज नो वेयर इन द वर्ल्ड कि वो 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, और अगर वो ड्यूटी करते हैं तो 48 आवर्स से ऊपर जितने भी ड्यूटी आवर्स बनते हैं उसकी उनको पे देनी चाहिए। इसी तरीके से जो बाकी फैसिलिटीज एक लिहाज से आती हैं, इवन आई वुड से कि उनकी वेपन्स की प्रॉब्लम, उनकी लिविंग की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेबर लॉज के अंदर, पाकिस्तान के लेबर लॉज के अंदर वो बिल्कुल क्लियर है, मतलब मौजूद है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, हरमीत आप जाएं, बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, इवन वो सिक्योरिटी गार्ड बेचारे उनके पास वाकई बैठने को जगह नहीं होती, उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता। ये वो प्रॉब्लम्स हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स मैं इसको कहूंगा, कि जो हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वो फील करते हैं, फेस करते हैं। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को बड़ा सीरियसली, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड है और अनडॉक्यूमेंटेड है, उनके ऊपर काम करना चाहिए। व्हाई इट इज सो? बिकॉज अभी देखें ना, अगर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर रात को टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2, 3, 4 डिग्री होता है, नॉर्दर्न एरिया के अंदर चले जाएं, वहां भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहां तो टेम्परेचर -7, 8, और उसके ऊपर हैट्स ऑफ टू देम, वहां पे भी 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे होते हैं। ठीक है, वो हम आपकी तरफ। सो इसमें अभी हमें करना क्या है, अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसको मौसर बनाना है, और ये तमाम काम हुकूमत का है, हुकूमत की ही सरपरस्ती और सुपरविजन में हो सकता है। कर्नल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, इस मौजू पर हमने मजीद भी गुफ्तगू करनी है। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे और लेबर कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। कर्नल साहब, जो हमने पहले गुफ्तगू की उसका अगर मैं कंक्लूजन देखूं तो यही मसला सिर्फ ये है कि अनरजिस्टर्ड कंपनीज, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तब ये तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हुकूमत का इसमें बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार है। अच्छा, हम इस वक्त इन्हीं लोगों के हुकूक की बात कर रहे हैं, आगे चलकर भी करेंगे।
बट एक और चीज़ जिस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, उनको यूनिफॉर्म्स भी दिए हुए हैं, उनको वेपन्स भी दिए हुए हैं, बट उनकी ट्रेनिंग कोई नहीं। इन्हीं लोगों ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, गो कि इनका अपना तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उन्हीं के हुकूक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए, मोस्ट ऑफ देम या उनके वेपन्स नहीं चलेंगे या उनको वेपन्स चलाने नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है इस ट्रेनिंग के प्रोसीजर को भी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, बिकॉज इनकी इस ट्रेनिंग से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सो इसके लिए क्या करना है, इस मामले को किस तरह से स्ट्रिक्ट बनाना है प्रोसीजर को? मैं ये फील करता हूँ कि एक तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो फिर कुछ ना कुछ अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो रजिस्टर्ड हैं स्पेशली, उनका यूनिफॉर्म इज़ गुड, उनके शूज़, उनका यूनिफॉर्म, बेल्ट, बैरेट, टोपी की बात करते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। अच्छा, उसी के साथ वो ट्रेनिंग भी कराते हैं उनको मोटिवेशन के लेक्चर्स भी एक लिहाज से देते हैं, सिक्योरिटी आस्पेक्ट का भी सारा कुछ बताते हैं। बट हाँ, जो उनको जिस तरह की फायरिंग प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, जैसे व्हाट वी डू एक्चुअली इन आर्मी और इवन पुलिस सर्विस के अंदर, वो चीज़ थोड़ी सी लैक करती है। दो एप्सा इसको इंश्योर तो करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाके ये उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए प्रॉबेबली वो नहीं है। हाँ, यहाँ तो मैं कह सकता हूँ अगर आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के अंदर आपके पास फौज से रिटायर्ड लोग मौजूद हैं, एसएसजी के हैं, इवन पुलिस से हैं या रेंजर्स से हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द वेपन सिस्टम, वेपन की सिक्योरिटी क्या है, वेपन को रखना कैसे है, वेपन को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, दे आर एक्सपर्ट ऑन दैट। हाँ, उनको शायद इतनी वो फायरिंग प्रैक्टिस या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है जितने वो जो सिविलियन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है या उनको ट्रेनिंग देने की बात तो जरूरत दुरुस्त है कि उनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, लेकिन सिविलियन को जो है, अगर हम देखें इसके हवाले सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें, हमने देखा कि हर इदारों में कोई ना कोई यूनियन होती है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन इनमें हमने नहीं देखी कि अपनी आवाज बुलंद, अपने जो हुकूक है, अपने जो राइट्स है वो मांगे। ऐसे में एक तो इसके हवाले से इसका क्या तरीकाकार होगा, क्योंकि कानून सारे मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। साथ साथ में इतनी जो सैलरी है, अगर हम सैलरी पे देखें, दुनिया भर में सैलरी पे इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, गवर्नमेंट नहीं लेती, लेकिन यहाँ ले रही है, इसकी वजूहात क्या है? हाँ, बिल्कुल आपने ये ठीक सवाल किया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बड़ा सीरियसली सोचना है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और एक कंपनी जिसने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, उसके और भी बेतहाशा अखराजात होते हैं, दफ्तर इस्टेब्लिश करना है, इसके बाद लाइसेंसिंग की फीस आती है, इन्हीं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इनकी यूनिफॉर्म को उन्होंने इंश्योर करना। मैं एक और चीज भी आपसे यहाँ कहना चाहूंगा, जब आप एक अच्छी कंपनी उसका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं, उसका टर्नआउट, उसका स्टैंडर्ड, उसका यूनिफॉर्म, उसके शूज, आई से दिस इज वंडरफुल, लाइक जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट मैचिंग बेसिकली विद द आर्म्ड फोर्सेस आर। मैं पुलिस का नहीं तस्करा करूंगा, व्हाई इट इज सो, एक तो पुलिस की फंडिंग बहुत कम है इन अ वे अगर देखा जाए। जब हम चारों सूबों का तकाबली जायजा लेते हैं तो हम सिंध गवर्नमेंट की पुलिस को काफी बेहतर देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और उनको जो बजट मिलता है। बट जनरली आप उठ से हमारे ये पुलिस के जो भाई हैं उनकी जो यूनिफॉर्म की इंटाइटलमेंट है, जो उनको शूज मिलने चाहिए, जो उनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, बेल्ट, टोपी की बात होती है, एट टाइम्स यू फाइंड कि ये हमारे पुलिस के जो जवान हैं ये मुख्तलिफ दुकानों पे जाके वो सामान खरीदते हैं। ये क्योंकि फंड्स की कमी है, इसके ऊपर हुकूमत को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जो अच्छी कंपनीज हैं और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे आर वंडरफुली अटायर, बड़ा अच्छा वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। वही बात आती है कि वो कंपनीज अगेन आई वुड से कि वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज द मेजर इशू। और उसके ऊपर, और व्हाई, बिकॉज लोग अवॉइड करते हैं ना अपने आप को रजिस्टर्ड कराने से, क्योंकि फिर हर गार्ड के ऊपर आपको 33% जो है वो टैक्सेशन देना पड़ेगा, उस पर विद होल्डिंग टैक्स भी आ जाएगा, उस पर जीएसटी भी आ जाएगा, ईओबीआई भी आ जाएगा, और फिर सोशल सिक्योरिटी भी एक लिहाज से लागू हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज ये है
तो ये वजूहात यही है। जी देखिए, मैं हाँ, एक तो ये है, दूसरी मैं आपसे ये जरूर कहना हरमीत, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। शुक्रिया, कर्नल साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। लेबर कवानीन को आज हम डिस्कस कर रहे थे और तमाम बातें, एक तरफ बहुत से मसाइल हैं, प्लस मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अनरजिस्टर्ड कंपनीज पर होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमें एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम परवेज़ खटक साहब की बात करें तो आजकल वो काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में इन हैं, सोशल मीडिया पर भी, और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही जो ख़बरें चली उसके बाद वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें इन नज़र आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में नज़र आ रहे हैं। लोग अपने हिसाब से जो मुख्तलिफ एजम्पशंस हैं वो भी क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली हमने ये जुम्मे के रोज़ भी डिस्कस किया था कि जो जुमेरात को पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें देखने में आया, जो अंदरूनी कहानी हम कह लें सामने आई, उसके मुताबिक इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उसके बाद ही लेफ्ट द रूम। अगर हम परवेज़ खटक साहब की बात करें, हमाद अजहर साहब से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव अपना कह लें बिहेवियर शो किया इन माय ओपिनियन, और उनका ये कहना था कि ये तमाम तर मामलात, बट एनीवेज व्हेन ही लेफ्ट द रूम और देन ही केम बैक, तो उस पर उन्होंने आके ये जस्टिफिकेशन दी कि हमारे कोई भी ऐसे मामलात नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी मुझे एतमाद है, जो हमने मीडिया पर वीडियोज़ इस हवाले से देखी, जो जस्टिफिकेशन कह लें, और ये भी उनका कहना था कि मैं तो सिर्फ बाहर सिगरेट पीने गया था। सो बेसिकली उस टाइम पर जो वो पॉइंट उन्होंने रेस किया वो ये था कि KPK में गैस का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, यहाँ पर गैस नहीं है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस में जाएंगे सो हमारे पास वोट लेने के लिए जी हरमीत। अच्छा रोमा, अगर हम देखें ये जो जितने भी मसाइल है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है, आने वाला है इलेक्शन, और ऐसे में जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं जब वो अपने हल्के में जाते हैं तो उनसे अवाम ये शिकवा, ये शिकायत है उनको करती नज़र आती है कि भाई ना गैस है, ना बिजली है, बाकी जो आप लोगों ने वादे किए थे वो तो ना होने के बराबर, लेकिन ये बुनियादी सहूलियात हैं, सड़कें जो हैं, बहुत बड़े बड़े वादे जो हैं, बड़े बड़े दावे जो है PTI के अरकान असम्बली ने किए थे, मुझे आज भी याद है, लेकिन उसमें कई जो वादे हैं, कई जो मामलात हैं वो अभी तक वो तय नहीं हुए, ना उनको निभाया गया है। ऐसे में परवेज़ खटक साहब जो, अगर हम देखें PTI की हुकूमत या PTI में, अगर आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा में जब इनकी हुकूमत बनी थी तब मैं समझता हूं कि ये वन मैन शो इन्होंने जिस तरह एक किरदार अदा किया था, बींगा CM KPK, इनकी तादाद भी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा काम जो है परवेज़ खटक साहब ने किया था। अब एक जो है सीनियर वजीर है, वो एक ऐसे मनसब पर इस वक्त मुंतखब है कि उनको मसाइल का सामना, इसलिए क्योंकि आप देखें कि वहां पर इनके अपने भाई जो है वो इनसे अलग हो गए हैं, भतीजा जो है अलग इलेक्शन लड़ा है बल्दियाती, तो ऐसे में कई मसाइल का सामना इनको अपने हल्के में भी है। फिर जब वहां पे बिजली का बहरान हो, वहां पे गैस का बहरान हो, तो ऐसे में तो आप शिकवे हुकूमत से ही करेंगे, आप अपने जो वज़ीर आज़म है उनसे ही करेंगे। तो ये जो, हालांकि हमने देखा परवेज़ खटक साहब ने बहुत ज़्यादा मुखालिफी, वो ये भी कहा कि भाई ये बातें जो है ना तलख कलामी हुई, ना ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन बातें बहुत सारी ऐसी सामने जो आई, जो खबरें सामने आई, उसमें हकीकतन इनकी तलख कलामी हुई थी, और उसमें उन्होंने ये जिक्र बारहा किया था कि हम जब मुतालिबात करते हैं, हम जब बात करते हैं तो ये हमारे मुतालिबात नहीं होते, ये अवाम के होते हैं, और अवाम हमसे पूछती है, हम उनके नुमाइंदे हैं। हम अब पहले भी डिस्कस ये बात कर चुके हैं, वाला इलेक्शन है जी हम ये बिल्कुल आप ठीक बात करें, तमाम तर बातें हुई और बाद में उसको डिनाई भी किया गया। हमने कहा कि यहाँ तक लोग कह रहे थे, जो अंदरूनी कहानी इजलास की सामने आई, कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यहाँ तक कह दिया कि आप हमारी वजह से वज़ीर आज़म बने और पेशावर में ही गैस नहीं है, गैस का बहरान बहुत ज़्यादा है। सो हम अब देख रहे हैं, जो अभी हम व्यूअर्स को अपडेट भी करते हैं कि उनका जो ये शिकवा था, शिकायत थी, वो रंग ले आई थी। बट इससे पहले हरमीत, उस दिन भी कुछ बातें हम देख रहे थे, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बन रहा, तो उन्होंने कहा हम बनने नहीं देंगे और हमें इमरान खान साहब पर 100% एतमाद है, और इस किस्म की बातें जो कि बाद में उन्होंने जस्टिफिकेशंस भी दी थी। बट अब इसमें देखें तो अपोजिशन बहुत सी कयास आराइयाँ हम देख रहे हैं, हमारे तजियाकार भी कर रहे हैं,
अपने अपने तज्जिए भी दे रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देखें तो लोग भी बहुत सी कयास आराइयाँ कर रहे हैं। इस पर अयाज सादिक साहब का एक दावा सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान, जब ये तमाम तर बातें हुई, परवेज़ खटक इमरान खान के सामने किसी का फ़ोन आने पर खड़े हो गए थे। बट एनीवेज वो फ़ोन किसका आया, हमारे ये जो सियासी रहनुमा हैं ये भी मिली जुली बात करते हैं, एग्जैक्ट क्लियर बात नहीं बताते। बट एनीवेज ये किसका फ़ोन आए, तमाम तर चीज़ें शायद कभी जाकर क्लियर हो जाए। बट अभी अगर हम इस चीज़ को देखें तो जिस चीज़ का उन्होंने शिकवा किया था, हम एक और चीज़ तो देखते रहते हैं। जी जी, बिल्कुल आपका भी कमेंट लेती हूँ। बट इससे पहले जो हम गैस बहरान जिसका उन्होंने शिकवा किया था उस इजलास में, सो अब हुआ ये है कि वफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन हैं वो खोलने का फैसला कर लिया। बेसिकली अभी हम पेशावर का जिक्र कर रहे हैं बिकॉज शिकायत उन्होंने उसी हवाले से की थी। और हफ्ते में 3 दिन सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में CNG स्टेशन खुले रहेंगे और इनके जो औकाते कार होंगे लाइक ये पीर, बुध और जुमे को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले होंगे। तो बेसिकली जो उनका एहतजाज रंग ले आया, उनकी जो शिकायत थी उसका भी अजाला हो गया और ये तमाम चीज़ें पेशावर के शहरियों के लिए फ़िलहाल सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही हैं। नाउ प्लीज़ ऐड योर कमेंट जो आप बात करना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर वो यहाँ पे एहतजाज ना करते, वो अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना कराते तो शायद, क्योंकि CNG का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बहुत ज़्यादा गाड़ियों को इशू है, बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना है, तो उन्होंने जो एहतजाज रिकॉर्ड किया तो मैं समझता हूँ कि वो रंग ले आया। और कम से कम ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपको पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो बहुत सारे मामला जो हैं वो पहले से तय होने चाहिए। परवेज़ खटक साहब जो है एक मेन किरदार है तहरीक इंसाफ। अगर खैबर पख्तूनख्वा कभी दूसरा चांस नहीं देती, लेकिन इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि मैं उनको मिला भी हूँ परवेज़ खटक साहब से, मैंने उनको देखा भी है, काम करते हुए भी देखा है, और ब्यूरोक्रेसी को कैसे संभालना है, उनको कैसे अपने हाथ में रखना है, वो सारी चीज़ों के गुण वो अच्छी तरह जानते हैं। तो उनको मैं समझता हूँ कि दूसरी बार अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई है तो उनकी कारकर्दगी की वजह से आई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख है कि वो किसी दूसरा चांस जो है कभी किसी हुकूमत को उन्होंने नहीं दिया 70-74 साल में। तो ये पहला चांस था जो तहरीक इंसाफ को मिला और उनकी जो बातें थी वो जायज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि जो मानी गई थोड़ी बहुत, कम से कम लोगों को थोड़ी बहुत अगर सहूलियात मिलती है, सर्दियों के दिन है तो, क्योंकि पेट्रोल जो है दिन प दिन हर रात एक नई खुशखबरी जो है, हम तो खुशखबरी नहीं कहेंगे लेकिन हुकूमत बड़ी कोशिश होती है कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाई जाएगी, लेकिन वो एक बुरी खबर साबित होती है खुशखबरी की बजाय। तो वो जब बुरी खबर आती है तो तकलीफ होती है। ऐसे में आपके पास अल्टरनेटिव जो है वो LNG है, आप उसका इस्तेमाल करके ज़्यादातर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कम से कम एक बचत तो होती है। तो ये चीज़ें शिकवे शिकायत ज़रूर थी, लेकिन गैस का बहरान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत से शहरों में गैस ना होने के बराबर है, लोगों के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़े हैं। मुख्तलिफ शहरों में अगर आप जाएँ तो सुबह के वक्त तो बिल्कुल 8 बजे तक की गैस मिलेगी, उसके बाद गैस ना होने के बराबर है, और ठंड है, ऊपर से सर्दियाँ हैं। और ये अब का मसला नहीं हरमीत, हम तो पिछले कई सालों से देख रहे हैं, गर्मियों में लोड शेडिंग बिजली की और सर्दियों में कोई प्लानिंग ही नहीं होती। LNG की भी बात की जाती है, फिर पता लगता है वो LNG के टर्मिनल्स मुआहिदा नहीं हुआ, फलानी जगह से आनी थी, अब यहाँ से महंगी मिल रही है। तो वो जो चीज़ें आपने कहा कि होमवर्क, वी नो आर इश्यूज, बट होमवर्क नहीं किया होता। सो सिमिलरली गैस की भी यही सूरत हाल के देयर वाज नो होमवर्क। अगर हम देखें जो कि चीज़ें शायद कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है लोड शेडिंग होती है, बट जिस तरह से हमने आपको याद हो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉपर शेड्यूल, स्केड्यूल होगा, इसके मुताबिक इन औकात कार में घरेलू सारिफिन को गैस प्रोवाइड की जाएगी और वो अपने तमाम काम कर सकते हैं। सो हमने उस टाइम भी ये कहा था कि अगर चले शेड्यूल के मुताबिक भी चला जाए तो बहुत से लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, वो अपनी रूटीन से हवाले से मैनेज कर लेंगे। अब हमें चीज़ें उस तरह से नहीं दिखाई दे रही, बट जिस तरह से परवेज़ खटक साहब ने ये मामला उठाया अपने पेशावर के लिए, अपने KPK के लिए, सो वी आर ग्लैड कि चले पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं बट वहाँ पर थोड़ी सी अगर सिचुएशन बेहतर हो तो बहुत अच्छी बात है। बट हम बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी देखें, बाकी शहरों के लिए भी देखें तो यहाँ पर भी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बट जिस तरह से हम हरमीत ज़रा आगे बढ़ते हैं ना, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, इतना टैलेंट है, इतना लोगों में हुनर है, लोग इतने क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ इजाद करते रहते हैं। और ये हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात तो कर रहे हैं, बट इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो समहाउ इन अ डिफरेंट वे बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा काम करें बिकॉज आपके अंदर एक वो चाहत होती है, विल होती है, पैशन होती है। सो पेशावर के एक शख्स हैं जो कि कुव्वत गोयाई से महरूम है, इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है लोगों की परेशानी को देखते हुए। सो इमरान इनका
नाम है और इन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट को यूटिलाइज करते हुए एक चूल्हा बनाया है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ इमरान, इनका ये कहना है कि सिर्फ 35 रुपए में 2 वक्त का खाना तैयार हो सकता है इस चूल्हे पर। सो वी हैव अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन दिस, जरा वो नाजरीन के साथ बोलते हैं, फिर इसकी डिटेल्स हम डिस्कस भी करेंगे। सो हसन अली की रिपोर्ट है, पहले चलकर ये रिपोर्ट देख। बस बहुत हो गया, अब सर्दियों में गैस लोड शेडिंग के बायस किसी को नाश्ते बगैर स्कूल, दफ्तर या काम पर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, पिशावर में गैसीफायर चूल्हा बना लिया गया है जो हर लिहाज से गैस की मोहताजी से मुबर्रा है। ये कारनामा सरंजाम दिया है इस नौजवान इमरान ने, जो खुद तो सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम है, लेकिन उन हुकूमतों से 1000 दर्जा बेहतर है जिनके कानों में अवाम की हाय सुनाई नहीं देती। इमरान ने एक ऐसा चूल्हा तैयार किया है जिसमें वुड पायलट, जो कि सिर्फ 35 रुपए किलो है, को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे 2 वक्त का खाना और 2 वक्त की रोटी बआसानी तैयार की जा सकती है। ये चूल्हा, जिसमें 12 वोल्ट का पंखा लगा है, बस एक मोबाइल जितनी ही बिजली खींचता है। इमरान दुनिया की जबान में गूंगा बहरा है, लेकिन यकीन जानिए इसका ये कारनामा बताता है कि अपने अंदर खुदादाद सलाहियतों का खजाना रखता है और ऐसे बाहिम्मत यकीनी तौर पर इस कौम का सरमाया है। हसन अली, पब्लिक न्यूज, पेशावर। तो बहुत ज़बरदस्त, और हम अक्सर इस तरह की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपको मिलवा रहे होते हैं। एक तो इसका एंगल ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो समझते हैं कि वी हैव सो मच एबिलिटीज़ बट वी डोंट हैव द इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बट अगर आपके पास टैलेंट है, हुनर है, स्किल्स हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका लिए पैसे की कोई वो लिमिटेशन नहीं है। और इसके अलावा फिर ऐसे लोग जो स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अगर ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, व्हाई नॉट वी बीइंग द नॉर्मल ह्यूमंस, हम क्यों नहीं कर सकते? सो वी शुड आल्सो डू, मोटिवेशनल लेसन भी है इसमें, प्लस हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हरमीत, कितना ज़बरदस्त काम है। अच्छा, इसमें ईंधन जो है बेसिकली, अगर हम देखें ना, बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी चीजें अगर हम में महरूमियां हैं तो हम उसको अपनी कमजोरी भी बना लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल छोटा कर लेते हैं। लेकिन आप देखें ना कि बहुत सारी महरूमियों के बावजूद उनमें एक ऐसा टैलेंट ज़रूर होता है, रब ने एक ज़रूर उनमें पाया होता है कि जिससे वो अपना फ़ायदा जो है वो ज़रूर उनको लाइफ में मिलता है, बल्कि वो जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको मिलती हैं। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे, हमने कई स्टोरीज पे शेयर की हैं। तो ये देखें ना कि इतना कमाल किया, क्योंकि ठंड थी, वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, और ऊपर से गैस जो है, गैस का बहरान चल रहा था। ऐसे में लकड़ियों की मैं बात करूँ तो लकड़ियाँ जो हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ ईजाद की और बड़े आसानी से ये चूल्हा जो है वो जल रहा है। और 2 वक्त का खाना, मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में और इसमें की बिजली और गैस और सारे बहरान के बावजूद अगर 2 वक्त का खाना बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं और इतने कम दाम में, तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसको, आपकी बात दुरुस्त है कि उसको जितना अप्रिशिएट करना चाहिए, जितना करना चाहिए ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो ज़रूरत ऐसे लोगों की है, जब आप इन टैलेंट को सामने, जब ये टैलेंट आता है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उसको थपकी देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे और कारनामे सरंजाम देते हैं जिससे पूरी कौम जो है वो वाह वाह करने लगती है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं अभी जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपकी सराउंडिंग्स में इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, किसी की कोई सक्सेस स्टोरी है, ने कुछ किया है, एक्सेप्शनली भी कुछ किया है, या वैसे भी कोई छोटी मोटी इनोवेशन है, हमसे शेयर करें। हम ऑब्वियसली लोगों को दिखाएंगे, बिकॉज हम खुद इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरह से जो टैलेंट है वो लोगों को दिखाना, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, और ऑब्वियसली इस किस्म के लोगों की भी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली सबसे मज़ेदार चीज़ के ना इसमें कोई आपका फ्यूल लग रहा है, एज इन कोई क्या कहते हैं गैस शैस नहीं लग रही, और इसके अलावा जो डिफरेंट चूल्हे होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, वो ईंधन तमाम चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, LPG वगैरह। तो ये देखें कि एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ करते हुए आपने 35 रुपीज़ पर kg में आप 2 घंटे का खाना तैयार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बात और क्या है? बचत की बचत, और ऑब्वियसली फिर आपको गैस की भी टेंशन नहीं कि गैस बहरान है, लोड शेडिंग है, नहीं है, आप अपना काम करें। सो इन अ वे हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस किस्म के टैलेंट। अगर आपके पास भी इस किस्म की कोई स्टोरीज़ हैं सो हमसे शेयर करें। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर के 90 मेले की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और 3 साल बाद ये जो फिल्मी वेला है ये होस्ट के साथ वापसी करेगा। हमने देखा जब से कोविड आया 3 साल अगर हम देखें 2009, 20 और 21 ये जो अवार्ड्स तो होते रहे हैं बट इस पर कोई होस्ट नहीं था। तो आफ्टर 3 इयर्स अब होस्ट के साथ इस मेले की वापसी होगी। इसके लिए मुख्तलिफ नॉमिनेशंस हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त फिल्मी नकात उमैर अलवी साहब हमें शो में ज्वाइन करें। उमैर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। उमैर, सबसे पहले तो ये बताएं कि होस्ट के साथ 3 साल बाद वापसी कैसे होने वाले हैं ये अवार्ड्स? ज़बरदस्ती होंगे ऑब्वियसली, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे? जी देखिए, आपने देखा कि पिछले जो 3 साल में अवार्ड्स हुए हैं इनके, उसमें मोस्टली 2 सेलिब्रिटीज आए, उन्होंने आके लिफाफा अपने उनको थमाया गया, उन्होंने अनाउंस किया नॉमिनेशंस और फिर उसके बाद विनर अनाउंस किया। तो इस तरह से ही हो रहे थे अवार्ड्स। लेकिन इस बार जो है एक उनका ट्रेडिशनल तरीका था कि एक जैसे मार्टिन शॉर्ट हो गए या स्टीव मार्टिन हो गए या क्रिस रॉक हो गए, इस किस्म का एक कॉमेडियन टर्न्ड एक्टर जो है वो आएगा और वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा सबको, फिर मजाक करेगा, फिर स्किट्स होंगे और जो इनका तरीक़ाकार है वो होगा। तो इस बार इंशाल्लाह तो हम लोग सब एक्साइटेड बैठे हैं इसके लिए। ठीक है जी हरमीत। मेरे ख्याल में हरमीत को हमारी आवाज नहीं जा रही। बड़े अच्छा, अगर हम देखें तो जाहिर बात है कि बहुत सारी ऑस्कर के हवाले से अगर बात करें, दीगर दुनिया फिल्मों के हवाले से अगर बात करें तो ये 2 साल जो है बड़े वो कठिन से साबित हुए। अब आपको क्या लगता है सर कि जो हॉलीवुड के फिल्में जैसे धड़ाधड़ रिलीज भी हो रही हैं और बहुत सारी कामयाबियां समेट रही हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये जो मेला है कौन सी ज्यादा फिल्में लूटने को तैयार है? देखिए, ऑस्कर्स और बाकी उसमें जो है फर्क सबसे बड़ा ये है कि धड़ाधड़ फिल्में रिलीज होती हैं, इसमें से मोस्टली ऑस्कर्स में जाती नहीं। तो ऑस्कर्स में तो वो फिल्में जाती हैं जो अलग होती हैं, जरा हटके होती हैं, किसी खास मौजू पे होती हैं और जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स या लॉन्ग फिल्म फेस्टिवल्स में। तो यहाँ भी यही होगा कि इस बार थोड़ा सा हम चेंज ये देखेंगे कि क्योंकि फिल्में कम आई हैं, तो जो फिल्में आई जितनी भी आई हैं वो तो होंगी, साथ साथ उसके वो फिल्म जो आपका OTT प्लेटफॉर्म्स पे आई हैं जो 2-3 साल में बहुत बड़े हैं, ये सारी फिल्मों की जो है कॉम्पिटिशन होगा वहाँ पे और उसके बाद उसमें से बेस्ट सेलेक्ट की जाएगी। अभी इस वक्त सिनेमा में लगी हुई है स्पाइडरमैन नो वे होम। पहली बार स्पाइडरमैन के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पुश कर रहे हैं कि उनकी ये वाली जो फिल्म है ये सिनेमा में है, उस पर ऑस्कर्स के लिए जाए। लेट्स सी आगे होता है। बहुत खुशाइन बात ये है कि आप टॉप 10 फिल्मों में तो 5 मार्क की फिल्म है, तो फिर ये कमर्शियल फिल्म जो है ये भी ऑस्कर में आएंगी और जो मुकाबला हो जाएगा वो मजीद बड़ा हो जाएगा। अच्छा उमेर, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से शॉर्ट का आपने भी जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से शॉर्ट मूवीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है लोगों की तरफ से। लोग ऐसी चीज़ें देखना भी इस तरह से पसंद करते हैं कि इसमें आपको कम वक्त अगर आपके पास हो आप एक चीज़ लगाएं पूरी देखें, या इवन अगर आप उसमें भी देख लें, मुख्तलिफ पार्ट्स में भी, पोर्शंस में भी देख लें, बट आपको एक इन्जॉयमेंट भी मिल जाती है और लोग बहुत ज़्यादा कीन हैं टूवर्ड्स शॉर्ट मूवीज़। सो आपको क्या लगता है कि इस साल, मतलब अगर हम पिछले साल की बेस पर ये जो अवार्ड का मेला सजने वाला है, शॉर्ट मूवीज कौन कौन सी होंगी नॉमिनेशंस में? देखिए, शॉर्ट फिल्मों का तो ऑस्कर में जो है कम होता है बेसिकली, मगर ज्यादातर लॉन्ग फिल्मों का होता है जो फीचर फिल्म्स होती हैं और जो सिनेमा में रिलीज हुई भी होती हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स का जो है बेस्ट फॉरेन फिल्म्स में आता है, जिसमें दुनिया भर से, जिसमें इंडिया है, यूरोप की फिल्में हो गई, ईरान, इराक, ये सारे ममालिक हैं, इनकी फिल्में होती हैं बेसिकली। तो मुकाबला हमेशा सख्त होता है क्योंकि देखिए फिल्में बहुत सारी होती हैं और अवार्ड भी होता है। तो इस दफा भी वैसे ही होगा। जूरी इनकी तकरीबन 8,000-9,000 लोग पे मुश्तमिल होती है, जो बहुत बड़ी बात है। 9,000 लोग अगर किसी एक फिल्म पे एग्री कर जाएं या जो एक उनके लिए बेस्ट एक निकल आए तो बहुत बड़ी बात होती है, उस फिल्म के लिए भी और के लिए भी जो नॉमिनेट कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी कौन सी फिल्म जीतती है अवार्ड। जो हॉलीवुड की फिल्में हैं जो इस दफा आ सकती हैं वो बहुत सारी, उनके अगर हम नाम गिनाना शुरू करें तो शायद वक्त हमारा खत्म हो जाए, लेकिन अच्छी खासी फिल्में हैं। और 2-3 जरा इम्पोर्टेंट नाम ले लें जो इस वक्त लोगों की जानिब से उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया,
अच्छे व्यूज वगैरह भी देखिए मिले। अभी शॉर्ट फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज हुई है उसमें केट विंसलेट की फिल्म है, वो आ सकती है द मेयर ऑफ वेरिक, वेरिक मेरा नाम है उसका। उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी जैसे स्पाइडरमैन को कर रहे हैं, आ जाए, अगर आ गई तो आ गई। फिर डोंट लुक अप नेटफ्लिक्स पे, वो अभी हाल में रिलीज हुई है दिसंबर में। लियोनार्डो डिकैप्रियो है, जेनिफर लॉरेंस है, और उस फिल्म में जो है वो बाकी अवार्ड्स में धूम मचाई है, नॉमिनेशंस हुई हैं उनकी, हो सकती है। तो फिल्मों का तो हम जो है जब तक वो 27 जनवरी तक रिलीज नहीं करेंगे वो लोग ले, हमें नहीं पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग क्या क्या रहे हैं, इस बार मूड क्या है उनका। लेकिन होपफुली जो भी अच्छी फिल्में होंगी वो ऑस्कर फिल्म मिलेगी। अच्छा, हॉलीवुड की कुछ मूवीज का आपने नाम ले लिया। नॉर्मली ये जो ऑस्कर अवार्ड्स का क्राइटेरिया होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मूवीज हों, बहुत ज़्यादा हट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हों। अभी अगर आप ऑल ओवर लाइक वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से देखें, आपको कौन सी 3-4 मूवीज़ का अगर आप नाम लें, आपको क्या लगता है ये सिलेक्ट लाजमी तौर पर होंगी? बिकॉज उनका सब्जेक्ट्स बहुत हट कर थे, उनके मौजू बहुत मुख्तलिफ थे। देखिए, डोंट लुक अप, मैं तो सबसे पहले जो कहूंगा डोंट लुक अप को कहूंगा। ये इतना जबरदस्त टॉपिक था उसका कि एक वो साइंटिस्ट हैं ये बयान कर रहे हैं कि दुनिया तबाह होने वाली है और सोशल मीडिया पे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो चीजें जो हमारी आज भी हो रही होती है। अभी भी अगर इस वक्त आप या कोई भी आदमी कोई अक्लमंदी की बात करता है, ढंग की बात करता है, तो लोग उसका सोशल मीडिया मजाक उड़ाते हैं। और दुनिया खत्म हो रही है, वो बता रहे हैं विद प्रूफ, ये देखें ये मीटोराइट आ रहा है, ये तबाह कर दे, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे तो डोंट लुक अप सबसे पसंद आई। फिर इसके अलावा जो एक्शन फिल्में आई हैं, बेसिकली तो वो नॉमिनेट नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी एक्शन फिल्में ऐसी हैं जो लोग चाहेंगे, जैसे जेम्स बॉन्ड थी। जेम्स बॉन्ड हर साल नॉमिनेट होती है फॉर इट्स साउंड ट्रैक। इस बार भी हो सकती है साउंड ट्रैक के लिए, और उनका साउंड ट्रैक अच्छा गया है। डैनियल क्रेग की लास्ट फिल्म थी, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे। ये वो फिल्में जो हमने यहाँ सिनेमा में भी देखी हैं। हमारा जो बैड लक पाकिस्तान में गया है वो ये है कि हमें सिनेमा ही नवंबर में, ठीक है, ठीक है, हमने जी, सारी उमेर। सारी फिल्में अच्छा उमेर, अगर हम देखें ये तो चलो हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ये है कि हमारी फिल्में जो है वो कभी नॉमिनेट हो, कभी जाए उस लेवल तक पहुंचे। तो कितनी मेहनत हमारे इस इंडस्ट्री को सफ़र तय करने के लिए करनी होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में जो इस वक्त देखें जो बहरान चल रहा है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो इस बहरान को ख़त्म करने के लिए और इस सफ़र को तय करने के लिए मज़ीद क्या करना होगा? देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई फिल्में ऑस्कर में भेजी नहीं है, हम भेज चुके हैं, और आज से बहुत पहले से भेज रहे हैं हम लोग, 1950 से। तो हमने तो फिल्में अच्छी बनाई हैं, वो वहाँ गई भी हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि हम जब अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि हम ये फिल्म ऑस्कर के लिए बना रहे हैं, तो वो फिल्म जो है फ़ायदा कुछ नहीं होता। हम अच्छी फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर में ऑटोमेटिकली वो लोग खुद उसको लेंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये फिल्म इतनी अच्छी हमने बना दी कि इसको ऑस्कर मिल जाएगा, तो उसको ऑस्कर नहीं मिलेगा। पहले आप अपने ऑडियंस के लिए जो है फिल्म बनाएं, ऑडियंस पसंद करेगी तो ऑस्कर वाले जो है उसको देखेंगे ना। नॉमिनेट तो यहीं से कर देंगे, भेज देंगे, शॉर्टलिस्ट होगी, बहुत से बहुत नहीं होगी, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम जो है अच्छी फिल्म बनाएं, सबसे पहले तवातुर से अच्छी फिल्में बनाएं कि 5-6 जब साल में अच्छी फिल्में बनेगी तो ऑटोमेटिकली ऑस्कर जो है वो हमको जो है उसके रडार पे हम आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा उमेर साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, ये जो फिल्मी मेला है, ये मतलब तैयारियां तो शुरू हो गई, एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक हो जाएगा? देखिए, मार्च में होता है और इस दफा भी इंशाल्लाह मार्च में होगा। अब सीन यही है कि कोविड है, अब कोविड पाकिस्तान में भी फैल रहा है, अमेरिका में भी फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है। तो वो रेड कार्पेट वाला जो काम होता है वो तो इस दफा शायद कम हो, क्योंकि लोग जो है वो सबके सब अवॉइड कर रहे होंगे गैदरिंग्स को, मास्क पहने हुए होंगे, और वो जो लैविश किस्म का रेड कार्पेट उनका होता है वो शायद उस लेवल का ना हो, छोटे लेवल पे हो जाए। प्लस काश लोग जो है वो भी ज्यादा नहीं आएंगे, इसी ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमेर साहब से दोबारा राब्ता करते हैं। हरमीत, जिस तरह से ठीक है, ज़बरदस्त बात हो गई कि 3 साल बाद होस्ट की वापसी, मुख्तलिफ मूवीज़, ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवीज़ हैं। बट एक सवाल जो मैं भी उमेर साहब से पूछना चाह रही थी, लास्ट ईयर की जो नॉमिनेशंस थी उसमें बहुत से पाकिस्तानी नयाद लोग भी शामिल थे, मुस्लिम्स शामिल थे। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क हिम कि क्या इस साल भी ऐसे कोई नाम, नुमाया नाम हम देखने जा रहे हैं या नहीं? बट जिस तरह से आखिर में उमेर साहब कह रहे थे कि कोविड बहुत ज़्यादा दोबारा से सिचुएशन ख़राब होती चली जा रही है,
और एक्सपेक्टेड ये है कि रेड कारपेट किसी डिफरेंट अंदाज में हो, प्लस लोग बहुत ज़्यादा कम आएंगे, ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम आएगी। सो एक जो चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से होस्ट की वापसी, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सो मे बी होस्ट की वापसी के साथ फिर ये ना हो पाए अगर आने वाले महीनों में अल्लाह ना करे सिचुएशन मजीद ख़राब हो जाए, क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए वर्स्ट हो रही है कोविड को लेकर। बिल्कुल रोमा, अगर हम देखें तो जिस तरह दोबारा कोरोना दोबारा सर उठा रहा है और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो हम देख रहे थे कि दोबारा बहाल होने जा रही हैं, और ख़ासकर अगर हम फिल्म लाइन की अगर से बात करें, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियाँ हैं हमने देखी जो बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वाइज ज़रिया थी जिसमें बहुत सारे अदाकार जो थे, एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस जितनी भी थी, तो उनको काफ़ी काम से हटके वो रहे और काफ़ी हमने देखा कि उसमें ख़ुदकुशियों का जो रुझान था वो भी काफ़ी बड़ा। लेकिन अब दोबारा ये सरगर्मी हम देख रहे हैं कि दोबारा जब बहाली का ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो बेरोज़गार एक्टर थे वो दोबारा रोज़गार पे आ रहे हैं, तो एक नई खुशी जो है, एक नई खुशी की लहर लोगों में पाई जा रही थी, अदाकारों में, और आम जो देखने वाले हैं वो भी बड़े इंतज़ार में हैं और देख रहे हैं। बल्कि हम तो अभी पाकिस्तान की अगर बात करें तो सिनेमा की कई जितने ऐलानात हुए हैं, फिर जब फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात होती है, फिल्मों की नुमाइश के हवाले से बात होती है, तो बेताबी से हमें भी इंतज़ार होता है कि हम भी जाएं और देखें, फैमिली के हमरा खुद भी जाके देखें और चीज़ों को एंजॉय करें। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो हालात इस वक्त सिचुएशन बढ़ रही है, अमेरिका में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, फिर दीगर ममालिक में जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खदशा तो है। और जिस तरह आपने बात की कि मुस्लिम जो पाकिस्तानी नजात है, तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानी में बेपनाह टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ममालिक में लोग रहते हैं, जो काम दे रहे हैं, उसका रिवार्ड जो है उनको इस तरह अवार्ड की सूरत में मिलता है, ठीक है, तो उससे भी हमें खुशी मिलती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि ये जो मामला है, उमर साहब से मजीद चीजें अभी जानते हैं और ताकि जो रौनकें हैं। जी तब आप इस हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने कहा रेड कारपेट का आप जिक्र कर रहे थे कि वो चीज़ें थोड़ी सी लोग कम आ सकते हैं बिकॉज कोविड जो है वो दोबारा से सर उठाने लगा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में और अमेरिका में भी। सो आपको क्या लगता है, जिसको हमने स्टार्ट जिस जुमले से किया कि होस्ट के साथ वापसी, वो चीज़ भी शायद मेरे ख्याल में फिर ये तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, मे बी होस्ट के साथ फिर वापसी ना हो पाए अगर चीज़ें खुदा न ख्वास्ता मज़ीद ख़राब हों तो। देखिए, एक जो चीज़ हमें सोचनी चाहिए यहाँ पे, ऑस्कर्स जो हैं वो इस बार इस वजह से हो रहे हैं होस्ट के साथ कि जो उनका सब जो कॉम्पिटिटर है गोल्डन ग्लोब्स, उसकी थोड़ी मार्केट वैल्यू डाउन हुई हुई है, उन पे फ्रॉड और करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो और जो चैनल NBC जो था जो उनको नशर करता था उसने मना कर दिया था कि हम इस साल नहीं नशर करेंगे, तो गोल्डन ग्लोब इस वक्त थोड़ा सा डाउन हुआ है। ऑस्कर्स इस वजह से विद होस्ट विद फैन फेयर वापस आ रहे हैं ताकि उनकी पोजीशन मजीद स्ट्रांग हो जाए, और इस वजह से वो होस्ट भी लेके आ रहे हैं। होस्ट के होने से फायदा है, देखिए होस्ट के होने से वो खड़ा होके एक आदमी जो है वो बोल रहा है, लोग जो है उसको सुन रहे हैं, फिर वो नॉमिनेशंस जो है खुद ही अनाउंस कर रहा है, लोगों को बुला रहा है कि आप अवार्ड दें, उसमें टाइम भी बच रहा है। तो अगर ये सेरेमनी लाइव भी चलती है या रिकॉर्डेड भी होती है, उसमें होस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता 2 साल से जो अवार्ड हो रहे थे उसमें वो रिकॉर्डेड थे और उसके अंदर लोग आते थे, 2 सेलिब्रिटीज़ खड़े हुए, उन्होंने लिफाफा खोला, नाम पढ़ा, अवार्ड दिया, दैट्स इट। लेकिन इस बार कोविड की वजह से फुल SOPs के साथ होगा, आवाम कम होगी, ऑडियंस कम होगी और टाइम उसका कम होगा, और उस कम टाइम के अंदर एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब इवेंट हो तो बहुत अच्छा हो, और ताकि अगले साल के लिए भी जो है हम लोग सब तैयार हो, गोल्डन ग्लोब की मार्केट बिल्कुल साफ हो जाए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर अलवी साहब शो में मौजूद थे, ऑस्कर अवार्ड्स को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे। मोस्ट लाइकली मार्च में होंगे, विद होस्ट होंगे, और होस्ट का फ़ायदा इन्हीं लोगों को खुद होगा। नॉमिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर नॉमिनेशंस हम हॉलीवुड से देख रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है जो कि मैंडेटरी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध के सहराए थर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर साल जीप रैली का इनकाद किया जाता है। मुख्तलिफ लोग इसको ज़ौक़ और शौक़ से देखने के लिए तो आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ
पूरे पाकिस्तान से जो ड्राइवर्स हैं वो इसमें शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, इसमें ख़वातीन ड्राइवर्स भी इसका हिस्सा होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। सो इस साल भी इस जीप रैली का इनेकाद किया गया, जो कि अपने पूरे आबोताब के साथ, रंगों के साथ ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध इसके मेहमान खुसूसी थे और जो फातह खिलाड़ी थे उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। सो इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले चलकर रिपोर्ट देखते हैं। धूल उड़ाती गाड़ियां, शायकीन का जोशो खरोश। सिंध के सहराई थर में जीप रैली पूरे रंगों के साथ इख्तिताम पजीर। आज स्टॉक डे को मैं 15 मेरी गाड़ी 15वें नंबर पे गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेफ फिनिश किया है 1 घंटा 22 मिनट में और ऑलमोस्ट अभी तक मैं थर्ड हूँ। रैली में मर्दो खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में कार रेसिंग मुकाबले हुए। रेसर्स ने कार रेसिंग मुकाबलों का मुस्तकिल बुनियादों पर एहतमाम खुशाइंद करार दे दिया। when you're just starting out, जब आप फ्रेश टैलेंट है जो आपके साथ खड़े रहते हैं वो फिर एंड तक भी खड़े रहते हैं। इसका मकसद जो है थरपारकर में सियाहत को फ़रोग देना है, यहाँ पे लोग आएँ, टूरिज्म बढ़े। इस मौके पर ढोल की थाप से शायकीन और शुरका का जोश बढ़ाया गया। रिवायती मौसीकी की महफिल भी मुनाकिद की गई। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध ने शिरकत की और फातह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला ने ऐसे मुकाबलों में इजाफे का अज़्म भी जाहिर किया। इसकी कामयाबी देख के, और मैंने तो अभी बताया ना सिर्फ ये रैली बल्कि एक प्रोग्राम हम बनाएंगे। मैं इनसे कहूँगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी साथ लें कि हम पूरे मौसम सरमा, जब यहाँ मौसम बेहतर होता है, लोग आते हैं थर, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम कोई इवेंट्स करें। रेसिंग मुकाबलों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुल्क भर से 1 से ज़ायद रेसर्स ने हिस्सा लिया। कुछ झलकियां इस इवेंट की आपने मुलाहिजा की। हरमीत का रुख कर लेते हैं। हरमीत, कभी इत्तफाक हुआ ये जीप रैली देखने का? अच्छा, वैसे रोमा मैंने तो नहीं देखा, नहीं किया हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर रऊफ साहब हमारे साथ होते तो वो यकीनन वो कई दफ़ा विजिट कर चुके हैं और आपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाहिद ये रैली है जिसको इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको भी कवर करने के लिए आता है और बहुत बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ ममालिक से हम लोग देखते हैं वो आते हैं इस रैली को देखने के लिए। और साथ साथ में अगर हम देखें तो मेले ठेले जो है ये तो हमारी सरजमीन की खूबसूरती थी, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो मौसीकी का जो तड़का चलता है, फिर खाने रंगारंग मुख्तलिफ किस्म की जो वहाँ के रिवायती खाने हैं वो चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। और साथ साथ में जो ख़ासकर ख़वातीन जो है ड्राइवर, उनकी पिछले साल हमने देखा था जिसमें पोजीशन भी मिली थी कई ख़वातीन को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ख़ासकर हमारी ख़वातीन भी इस तरफ जा रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये मेला देखने का वाला है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जब वक्त मिलेगा, मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जाना चाहूँगा, ज़रूर देखना चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुनासिब हालात जो है वो जब आएंगे तो जाएंगे इंशाल्लाह। बट बहरहाल ये बड़े खूबसूरती से ये अख्तिताम पजीर हुआ है। जिस तरह वज़ीर आला सिंध ने कहा कि क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को अपनी तरफ आप राग़िब कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों जो देखना चाहते हैं, हर इलाके की अपनी खूबसूरती है और हर इलाके का अपने कल्चर है, तो दूसरे इलाके को वो थोड़ा सा मुख्तलिफ करता है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो अगर हुकूमत देगी तो बहुत सारी चीज़ें जो बड़े खूबसूरती तरीके से और लोग जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, महजूज भी होंगे इनसे। और देखें, एक जो हम अक्सर बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। सो अल्टीमेटली उस टूरिज़्म का भी मकसद ये है कि हमारे मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट हो। तो मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स जो कि पाकिस्तान की शान है या जो मुनफरद हैं पाकिस्तान के, जो लाइक सिंध का ये जो फेस्टिवल है, ये जो इवेंट है, ये तमाम सूबों से हट कर है, हर सूबे की अपनी स्पेशलिटी है। सो इसको भी आप एक मज़ीद बेहतर करके बड़े लेवल पर ले जाकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेसर्स उसमें पार्टिसिपेट करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब जितनी आप इसकी तशहीर करेंगे, जितनी यहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी, सो उतने ही ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें देखने भी आएंगे, शौकीन लोग भी होते हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन इसका हिस्सा होंगे। सो इसको भी हम इस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा पाकिस्तान के हवाले से भी। और अभी चंद फॉरनर्स आते हैं, मेरे ख्याल में फिर मज़ीद शायद लोग आएँ और हमें शायद पार्टिसिपेंट्स भी जो रेसर्स हैं वो भी इंटरनेशनली हम हासिल कर सकें। बिल्कुल ठीक आपने बात की, जिस तरह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक बात। इस पर मज़ीद इसको चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि मेरे
ख्याल में, और डेफिनेटली सिंध हुकूमत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट एनीवेज अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, फ्रीलांसिंग का शोबा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में यंगस्टर्स को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं और एज अ फ्रीलांसर काम भी कर रहे हैं। गो के एज वी ऑल नो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नौकरियों का बहरान है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं, डिग्रीज भी पास हैं, बट नौकरी कहीं नहीं मिलती। सो हम अगर देखें तो जब से कोविड आया, लाइक 2018 का अगर हम एंड देखें, और तब से लेकर टिल नाउ ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ग्रो किया, डिजिटल मीडिया का हमने बहुत ज़्यादा जोर देखा, फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा देखी। अब फ्रीलांसिंग में बहुत से फ़वाइद हैं इन अ वे कि कोई भी यंगस्टर या इवन जो भी कोई इंडिविजुअल हो, हम इसको स्पेसिफिकली यंगस्टर से अगर मंसूब ना भी करें, सो इसमें आपको जगह की भी कैद नहीं, आपको वक्त की भी कैद नहीं। आपने अपने टाइमिंग्स, अपनी लोकेशन अपने हिसाब से सेट करनी है और आप काम करें। और बहुत से फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ काम करके अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। सो 2022 हमारे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के लिए क्या क्या बेहतर ऑप्शंस हो सकती हैं, इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट काशिफ शाह हमारे साथ शो में मौजूद हैं और ई कॉमर्स एक्सपर्ट दानिया खान भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले फ्रीलांसिंग, आपको क्या लगता है कोविड इज़ द वन रीज़न, इज़ द ओनली रीज़न, या और भी बहुत से रीज़न्स हैं कि हमने ये 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करते देखा और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है इसको? जी बिल्कुल, कोविड जो है वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से शिफ्ट जो है ना वो पुश हुआ है। अदरवाइज़ ये शिफ्ट आना तो था, ठीक है, दुनिया डिजिटल हो रही थी, उसकी पेस थोड़ी स्लो थी, लेकिन जब कोविड आया तो उसके बाद हमने देखा कि दुनिया घर चली गई, ज़्यादा लोग घर में बंद हो गए। उसके बाद जो हमारे पास ओनली सिस्टम अवेलेबल था वो ये था कि हम घर से इंटरनेट से काम कर सकें। सो अभी तो हम इसका स्टार्ट देख रहे हैं, स्टिल एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि दुनिया मज़ीद जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगी और मज़ीद लोग और बिजनेसेस जो उनसे ऑनलाइन हो जाएंगे, और 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फ्रीलांसिंग पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह से अब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज भी हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं, हम देखें कि अब फ्रीलांसर्स की भी ज़रूरत कम रह गई है क्योंकि अब मार्केट में उतना स्कोप नहीं रहा? अच्छा, स्कोप की बात नहीं है, बात यह है कि जब आप सेम स्किल्स को लेकर चलेंगे और जब जो इवॉल्व होने का प्रोसेस है अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर हर फील्ड ही पुरानी हो जाती है। तो प्रोसेस जो सा है ये नया प्रोसेस नहीं है फ्रीलांसिंग तो मतलब कि बादशाहों के दौर का प्रोसेस है। उस दौर के अंदर जब बादशाह को ज़रूरत पड़ती थी कि मैंने जंग लड़ने जाना है तो वो कुछ फ्रीलांसर्स जो उनसे अपने 100-100, 200, 400 के ग्रुप्स के जो लोग होते थे उनको ऑनबोर्ड करता था, जंग लड़ता था, वापस आता था, पैसे देता था और घर चल जाता था। तो ये प्रोसेस तो शुरू से अवेलेबल है। अच्छा दानिया, आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग का शोबा है, बहुत से काम लोग कर रहे हैं, बट वो क्या क्या काम है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं? कंटेंट राइटिंग है, इसके अलावा अब आप थोड़ा सा बता दें। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस। एंड बिल्कुल ऐसा है कि फ्रीलांसिंग, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के अंदर दुनिया में चौथे नंबर पे आ रहा है। एंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आबादी भी कम है, अगर हमारी आबादी बड़ी होती तो हम शायद दुनिया में पहले दूसरे नंबर पे भी ईजिली आ सकते हैं। अगर हम स्किल्स की बात कर लें तो इस वक्त जो अपवर्क ने, जो वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग का, जो उन्होंने रिलीज़ किए हैं कि 2022 में हमारे क्या टॉप स्किल्स होंगे, वो उसमें कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, HTML CSS यानी फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा वॉइस ओवर एंड वीडियो प्रोडक्शन, जो लोग वीडियोस बनाते हैं या उनको मार्केट करते हैं, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड फिर कोडिंग वाली साइड पे आ जाते हैं। अगर हम मोबाइल ऐप्स को बना रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो फ्यूचर में हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उनको समझ नहीं है कि फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग के जरिए कैसे वो अपने जो है कुछ कमा सकते हैं, अपना जो रोजगार है वो बढ़ा सकते हैं। उनको क्या टिप्स देंगे आप? अच्छा, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्कोप हर चीज़ का होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब लोग इररेलेवेंट स्किल्स या अपनी पर्सनैलिटी के अलावा स्किल्स चूज़ कर लेते हैं ना, अगर एक स्किल आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है और आप वो चूज़ कर लेते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है ना वो फेलियर की तरफ जाएंगे। तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि हमारा एक 21 डेज सक्सेस फार्मूला है, उसके अंदर आप अपना पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं और एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरते हुए ना आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी खुद ही
जो है उसको फिगर आउट करते हैं। एक दफ़ा आप उसको फिगर आउट कर लें, उसके बाद आप रेलेवेंट स्किल जो है उसको चूज़ करें और फिर उसको तकरीबन 9600 आवर्स जो कि तकरीबन 1 साल की मुद्दत बन जाती है, अगर आप उसके अंदर उसको स्पेंड करते हैं उस टाइम को, तो इसमें फिर सक्सेस है, फिर प्रॉब्लम नहीं है आपको, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ साथ दानिया मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि चौथे नंबर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा लोग जो है एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, बट बाहर की जो दुनिया के लोग हैं उनके वाई नॉट देयर ओन पीपल, उसकी क्या एक रीज़न ये है कि पाकिस्तानी लोग, इनका टैलेंट बहुत सस्ते में इनको मिल जाता है। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर लोग फाइवर है और डिफरेंट जगह वहाँ जाके प्रोफाइल बनाते हैं, बाहर से कोई प्रोजेक्ट आता है ये लोग काम करते हैं, बट कंपैरेटिवली इनके रेट्स कम है, उनके अपने बंदों के रेट्स ज़्यादा हैं। ऐसे या बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, जवाब आपने ऑलमोस्ट खुद ही दे दिया है कि जो हम एक मिसाल देती हूँ कि एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनर लेट्स से $150 एन आवर चार्ज कर रहा है, $150 एक घंटे का चार्ज कर रहा है एक ग्राफिक डिज़ाइनर। अब वही डिज़ाइनर जब कोई बंदा पाकिस्तान से हायर करता है तो वो मैक्सिमम उनको $10 चार्ज कर रहा है, $15 चार्ज कर रहा है, तो ये 100% मतलब 1000% का फ़र्क है, क्योंकि हम एक काम इक्विवेलेंट है। हाँ, उनका भी बहुत बेहतर है और हमारा भी बहुत बेहतर है। और एक चीज़ जो मैंने खुद नोटिस की है अपने 10 साल इस सारे कैरियर के अंदर, फ्रीलांसिंग में मेरा बहुत अरसा रहा, लोगों के साथ काम किया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो एक ही लाइन पे चलते रहते हैं। अगर एक बंदा डिज़ाइनर है तो वो 5-6 साल सिर्फ डिज़ाइनिंग ही कर रहा है, उसको और दूसरे स्किल्स नहीं आते, एज कम्पेयर टू जो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर या हमारे जो नेबर्स हैं, इनमें लोगों में पोटेंशियल ज़्यादा है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ वर्डप्रेस भी कर लेंगे, साथ साथ सोशल मीडिया भी कर लेंगे। अच्छा मैडम, अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हमें भी कॉल्स करते हैं, जब आप जैसे गेस्ट को हम बुलाते हैं तो वो ये सवाल करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास अपना एक मुनफरिद टैलेंट लोगों के पास मौजूद है, लेकिन उनको समझ नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे बड़े शहरों की अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग ले लेते हैं, उनको समझ होती है, लेकिन जो छोटे शहर हैं या देहाती लोग हैं उनके पास रसाई के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं होता, तो उनको आप क्या कहेंगी, कैसा वो अपना कुछ अगर बेचना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, कितनी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, कहाँ से वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। क्विकली बताइएगा। हाँ श्योर। हरमीत, ऐसा है कि जो भी लोग कहीं दूर दराज से हमें अप्रोच करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग को अप्रोच करना चाहते हैं तो वो ऐसा करें कि हमने कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर बना के रखे हुए हैं, पूरा कोर्स फ्री है। लाइक फाइवर का पूरा कोर्स मौजूद है यूट्यूब चैनल दानकाश के ऊपर, वो जाके सर्च कर सकते हैं, उनको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अपवर्क एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे गिग बनाना है, वो सब वो कर लेंगे, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिया। हमारे काशिफ, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अभी हम शो का अख्ताम करेंगे, हमारा शो आज का अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।